बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए ये जंग तो आज इस वीडियो को इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है मेरी, बल्कि व्यूअर से रिक्वेस्ट होगी कि आपके साथ जो इस टॉपिक पे आपकी जनवरी और दिसंबर की, अक्टूबर की वो वीडियोस देखें, ताकि फिर जाके अब यकीन आएगा, क्योंकि अब तो मंजर बन चुके हैं ना। उस वक्त तो दिसंबर जनवरी था, और तब फिर आके ये वीडियो देखें, क्योंकि आपको अभी भी कई व्यूवर्स डेफिनेटली न्यू होते हैं, या वो अभी ये वीडियो में होंगे तो वो शायद उसके बैकग्राउंड को ना समझ सके या उतना यकीन ना कर सके। लेकिन जो दिसंबर जनवरी की वीडियो जाके देखेगा उसको जरूर यकीन आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। लगता ये है कि अगले साल के जो अप्रैल में कुछ प्लानिटरी कंजंक्शंस ऐसे आ रहे हैं जिसमें सारा कुछ, जैसे कहते हैं ना, एकदम बूम की कंडीशन बने। यूरोप के लिए भी हो सकता है, वो ये अरबिक कंट्रीज, और हमारे इसमें भी आ सकता है। और इसलिए मैं अब आपको बताऊं कि जो ये जो इराक है, ये अब डिफाइन करेगा अगली सूरत हाल को कि किसने कैसे कब। रशिया शाम में बैठा है, तुर्की का ऑलरेडी कुर्दिस्तान का इशू चल रहा है, इराक में, इराक का कुछ हिस्सा, शाम का कुछ हिस्सा, और तुर्क का कुछ हिस्सा। जो कुर्दी क्लेम करते हैं, जो कुर्दिस्तान की बात करते हैं, ये उनका मैटर है। अब उसको बिल्कुल इरबिल में अमेरिका ने अपना एम्बेसी बनाया हुआ बहुत बड़ा, ताकि कुर्द, इराक, शाम, तुर्की, इस एरिया को कंट्रोल किया जाए, और इसमें इस तरह की जो साजिशी थ्योरीज होती हैं वो अपनाई जाए। सामसाम जो इसराइल ने हमला किया ईरान, वो इराक से उड़े हैं, अमेरिका एयरबेस से। जी, वो इराक से नहीं हुए, वो अमेरिकन, आपको वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो इरबिल और ये सारे एरियाज हैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस में। सदाम को जब लेके गए उस वक्त के खुद वापस नहीं गए। इनका ये पुराना तरीका वारदात है, पहले सदाम के जरिए सब पे हमले कराए इन्होंने, सदाम को हीरो बनाया। सदाम से देखें सऊदीया पे अटैक किया, सऊदीया के पास चले गए कि हम तुम्हें बचाएंगे, उनसे मुआहदे किए। फिर सदाम से कुवैत पे अटैक करा के कुवैतियों के पास चले गए कि हम तुम्हें बचाएंगे इससे। फिर ईरानियों के साथ किया, लेकिन ईरानी टिक गए। वो जंग फिर लंबी हो गई, 7 साल चली वो, देखें फिर। तो मसला ये है कि ये अमेरिका का पुराना तरीका वारदात है, एक आधा इलाके में ऐसा फटा करो, फिर बाकियों के पास जाओ और उनको कहो हम आपको बचाते हैं। सेम एज इट इज अब वो स्ट्रेटजी इसराइल के जरिए इस पूरे अरब से असले के ऑर्डर इकट्ठे करने पे है, कि असले का ऑर्डर कैसे इकट्ठा करना है। और अब आप ये देखेंगे कि इराक की, इसीलिए यूज की बात कर रहा हूँ ना, तो अब समझें कि ईरान को इसराइल से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो दूर है। ईरान तो सारे, ईरान के लिए इसराइल तक जाना सेफ है। क्यों? शाम से गुजरेगा, लबनान से गुजरेगा, सीधा जाके मारेगा। उर्दन को बाईपास भी कर दे तो, लेकिन इसराइल के पास ऑप्शन नहीं है। इसलिए अब सबसे, मैंने जो वर्ड, अब आप वापस आए ना, ये आपने अच्छा किया है कि वो ऐड किया। मैंने इराक से बात शुरू की है ना, मैंने यही कहा ना, अब इराक डिफाइन करेगा। आपने क्या कहा कि जी इराक से अटैक हुए हैं। आपको ये बात नहीं समझ आई जो मैं समझा रहा हूँ, कि देखें अमेरिकन बेसिस जो है वो इराक में है। तो जो वो प्रेडिक्शन थी कि तुर्क आके इराक में बैठेंगे, तो वो दो बहाने नजर आते हैं उसके बैठने के। तुर्कों के मुतालिक हम पहले भी बता चुके हैं कि दो गुमान हिस्ट्री में किए जाते हैं, कि ये तुर्किया वाले तुर्क भी तुर्क हो सकते हैं और रशियन भी तुर्क हो सकते हैं। ये जो रेस है, इनकी शक्लें वकलें देखें ना, ये तकरीबन जो है साथ साथ एक ही उसमें हजरत शीश से ये कनेक्टेड होते हैं। बहरहाल अब उसमें ये है कि आपको हमें ये समझना है कि शाम में रशिया बैठा है, शाम में अमेरिका उसके बॉर्डर के पार बैठा है इराक में। तुर्की कुर्दिस्तान की खातिर इन्वॉल्व है इस सारे मैटर में। अब लगता यूं है कि ईरान के इस हमले के बाद ईरान सबसे पहले इराक में रशिया भी शायद सपोर्ट कर दे, और
तुर्की भी सपोर्ट कर दे, मिल के एक फुल फ्लज किस्म का इराक के अंदर से अमेरिका को, उनकी बेसिस को उड़ाएं सबसे पहले आप। क्यों? अगर ये नहीं उड़ाते तो ये जंग आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इसराइल तक तो बाद में पहुंचेंगे, रास्ते में इराक पड़ रहा है। तो स्ट्रेटजिकली अब इनको वो करीब तरीन जगह जो है, जो अड्डा है, वो तबाह करना है। तो इसलिए मेरा जाती ख्याल ये है कि ईरान इराक पे मारेगा, अब इनके अड्डों पे मारेगा। और इसी तरीके से हो सकता है तुर्की रशिया भी साथ आ जाएं, तुर्क अपने कुर्द एरिए के लिए, और रशियन जाहिर बात है शाम को कैसे डिफेंड करेंगे अगर ये इराक में बैठे रहे। तो ये इन्वॉल्वमेंट, अब अगर ये आ गए, ये अटैक जो मैं बता रहा हूं, और ये अगर सही मजेदार हुआ, पावरफुल हुआ, तो इनको देखें, ये तो उम्मीद ये है कि रशिया शाम के जरिए इराक पे अटैक हो जाए, इराक की इन बेसिस पे, सॉरी इराक पे नहीं, अमेरिकन तंसीबात पे इराक में अटैक कर दिया जाए 15 नवंबर से पहले। ये पॉसिबल होगा। अब आ जाए कि वो मुमालिक जो बच रहे हैं और अपने आप को न्यूट्रल करने के चक्कर में इस जंग से, अगर तो भाई साहब उन्होंने दे दिए ऑर्डर असले के, जल्दी असले के ऑर्डर जल्दी दे दिए, तो उनकी तबाही है अप्रैल में। बचते तो फिर भी नहीं, क्योंकि वो चलवाएंगे तो फिर अगला ऑर्डर बनेगा ना। अगर तो उन्होंने ऑर्डर दे दिए जल्दी, तो उनको टाइम मिल जाएगा अप्रैल तक का। फिर अगला साल अप्रैल में वो सारे जो अभी तक इन्वॉल्व नहीं थे वो हो चुके होंगे इन्वॉल्व मैक्सिमम। अच्छा, जिसने ऑर्डर ना दिया उसका फिर देखें फौरन ही कोई ना कोई, जैसे तुर्की के ऊपर अटैक वो अचानक हो गया। अच्छा, जब मैं तुर्की तुर्की करता लोग तो सोच भी नहीं सकते होंगे कि तुर्की जो है इन्वॉल्व होगा। तुर्की क्योंकि इसराइल का ब्रांड एम्बेसडर रहा है किसी दौर में, और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर तुर्की ही वाहिद मुल्क था जिसने इसको एक्सेप्ट किया हुआ था। देखें यूएई ने तो भी माना है, सऊदीया से अभी तक ताल्लुकात की गिटमिट चल रही है। तुर्की था वाहिद मुल्क जो इसके सिफारती ताल्लुकात भी थे और सिफारतकारी भी करता था। अब आप समझें कि तुर्की का, जब मैं कह रहा था कि उस पे अभी आप देखिएगा वो ग्रीस और तुर्की का मामला भी कोई गर्म हो जाएगा, ये एक साइड से नहीं होना। जैसे ही तुर्की ने इराक को हाथ डाला, वरना यार सबसे पहले तो इन लोगों को शाम, इराक, ईरान, रशिया को इराक में सफाई करनी चाहिए ना अमेरिकन अड्डों की। क्यों नहीं करते? अपने आप को क्यों नहीं सिक्योर कर रहे? क्योंकि तुर्की को पता है इधर से मैंने इराक के अंदर जरा सा बस यूं अकेले पांव रखा नहीं तो ग्रीस और मेरा यूरोप के साथ मामला शुरू करा देंगे। इस टेंशन में वो रुका हुआ है। अगर प्यूटन इराक, ये सॉरी तुर्की, रशिया, ईरान, शाम, लबनान सारा मिल के पहले इराक पे ही ना आ जाए, फिर कोई बात सीधी होगी और अच्छा हो जाएगा खिते में थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, बैलेंस। वरना तो यही बात है कि जो जल्दी ऑर्डर दे देगा वो अप्रैल तक चला जाएगा, जो ऑर्डर नहीं देगा उसका कोई दिन है बस, फिर वो फौरन ही आपको पता चलेगा उधर भी धमाके हो गए। जैसे अभी एक तंजीम निकली है जी, वो आजाद तंजीम है, और उसने मिसाइल मारे सऊदीया के अंदर से उधर इजराइल की तरफ। चेक करें, एक आजाद तंजीम जिसने जिम्मेदारी कबूल की है सऊदीया के अंदर से मिसाइल मारने की। अब वो बहाना बना रहे हैं कि भाई सऊदीया तुमने मिसाइल मारे। पॉइंट समझे जरा, ये खबर थी मैं उस दिन कहीं देख रहा था। तो इस तरह की गेमें शुरू हो जाएंगी कि सऊदीया जो अपने आप को न्यूट्रल न्यूट्रल रखने के चक्कर में है, तो इस तरह की कोई लोकल तंजीम मिसाइल मारेगी, उसके जवाबी हमले में वो करेंगे, सऊदीया कहेगा मेरी हदूद में ना मारना, और फिर बात बढ़ते बढ़ते उसको पता ही नहीं चलेगा, वो भी लपेटा जाएगा अंदर। तो ये गेम, ये चूहा जो है ना जंग का, ये वैसे ही भागता फिरेगा। और इसलिए आप सिमटना विमटना नहीं है आप लोगों को, इसलिए बारहा कहता होता हूँ कि अपनी अपनी आहिस्ता आहिस्ता जो भी जंगी तैयारियां या मामलात हैं वो करने शुरू कर दें। और इसमें चले, मैं आपको एक और बात बता दूं यार, आप लोगों को ना दीन की जो
असासे है ना, जो बेसिस है वो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से ना आप लोग चीजों को रिलीजियसली नहीं प्रेडिक्ट करते। मतलब आप चलो एस्ट्रोलॉजी ना आती हो तो मैं तो बल्कि ये भी समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कोई हरफे आखिर नहीं है, एक फोरकास्ट है, डाटा है। जैसे आप बोर्ड बना के राय ले लेते हैं, उससे भी ले ली उससे भी ले ली, एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी ही है कि आप उससे राय ले। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी पर आपको यूं यकीन होने लगे कि आप कुदरत से अबव समझे, तो नहीं, ये कुदरत के जेर असर एक चीज है और ये भी नसीब होती है। इसका डाटा भी आपको मिलना है या नहीं मिलना, सबको नसीब नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इसकी जैसे हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज देते हैं, तो अगर बिस्मिल्लाह के बगैर होती हैं तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? अगर आप उन चीजों को, जैसे गोली भी बिस्मिल्लाह के बाद बगैर खाओ तो हराम है, यूं समझो कि गोली भी बिस्मिल्लाह के बगैर खाओ तो हराम है, क्योंकि आपने उस गोली को शफा मान लिया, अल्लाह को शाफी नहीं माना उसके मुकाबले में। ये जब कई दफा कहते होते हैं ना शिर्क बिदत की कहानियां, तो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं तौहीद बयान करूं और समझाऊं। और माँ वर्गा कह के भी आप शिरकी करते हैं, 70 माओ जितना कह के भी आप शिरकी करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उसकी मिसल नहीं दी जा सकती, जिसने उसकी मिसल दी उसने भी दुआई कर दी, दो कर दिया, जैसा कह के भी। तो इसलिए तौहीद तो बड़ी क्रिटिकल है। अब आ जाए कि ये जो इतना ब्लड शेड हो गया फलस्तीन में, कोई 50,000 कह रहा है, कोई 70,000 कह रहा है, कोई 80,000 कह रहा है, या जो भी फिगर है। मैं आज आपको एक थोड़ा सा वाक्य सुना देता हूँ, इससे उम्मीद बड़ी करता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं किस बुनियादों पे कहता हूँ कि आप कहानी आगे जाएगी। उन सारे 70,000 50,000 में एक बंदा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है किसी एक बंदे की कि वो मोमिन हो, पक्का सच्चा खुदा का बंदा हो, एक आउट ऑफ 50,000, एक तो पॉसिबल है ना। मासूम बच्चा गुनाहों से पाक, तो पॉसिबल है कि उसने आगे उसका मामला जन्नत का होगा। ये तो सारे बच्चे तो जन्नती होंगे ना, बलूगत को नहीं पहुंचे हुए बच्चे, ये भी डेफिनेटली जन्नती थे। ठीक है जी। मरते वक्त हो सकता है किसी को हिचकी लेते वक्त कोई 2-4 मिनट लग गए और उसने बददुआ की हो, पॉसिबिलिटी है कि 2-4 मिनट लग गए और बददुआ करते करते फिर जान निकली हो। मतलब बम फौरन, एक तो होता है ना बम लगा खत्म, एक है तड़प तड़प के आप साथ बददुआएं भी कर रहे थे, ऐसे भी कोई होंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से आज मैं बल्कि आपके तवस्सुल से आपके लिए बड़ी हैरान कुन अंदाज में बताऊंगा कि हजरत याकूब को जो इतने साल रोना पड़ा, विल यू बिलीव के एक भूखे को खाना ना खिलाने की वजह से था वो। विल यू बिलीव कि एक भूखा रोजेदार मिस कर बैठे थे, जिसकी बुनियाद पे इतने साल बेटे से जुदा होके रोना पड़ा और रो रो के अंधे हो गए। अब वो मैं रिवायत बयान कर देता हूँ। इमाम खाना खिला रहे थे तो दस्तरखान पे खाना खिलाते वक्त फरमाते हैं कि खाने का कोई ख्याल करना, कोई भूखा ना रह जाए। तो वो जैसे सवाल करने वाले से सवाल किया कि आप इतने कॉन्शियस क्यों, हम तो बांट रहे हैं, बस जितना है हम बांट देंगे। तो आपने कहा ये ना हो कि हमारा याकूब अलैहिस्सलाम वाला हाल हो। उनके फिर इमाम से पूछा, उनके जो उस वक्त मतलब जो भी सामने सवाल करने वाले ने, कि ए इमाम, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा याकूब याकूब अलैहिस्सलाम जैसा हाल ना हो। उन्होंने कहा एक दिन एक रोजेदार शाम को आया, सदा दी, भूखा हूं खाना खिलाओ। इनसे मिस हो गया, जैसे आप लोग हम लोग समझ लेते हैं कि ये तो साहिब इस्तिताअत है या नकली है या फेक है। मिस हो गया उनसे वो रोजेदार। उसी रात, ये वही रात है जिस रात हजरत यूसुफ को ख्वाब आया, ये वही रात है जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को वही हुई। उस वही में ये बता दिया गया था, आप भी इस बात को समझेंगे और एंडोर्स करेंगे अगर सूरज यूसुफ याद हो आपको। उस रोजेदार ने ये किया कि उसने जाके अठपहरा फिर रोजा रख लिया और खुदा को फरियाद करने लगा कि मैं तेरे रोजे रख रहा हूं, मैं भूखा हूं। ओहो, उसकी वो रोजा दोबारा रखना बगैर खाए पिए और फिर खुदा की तस्बीह में लग जाना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए वबाल बन गया। अब अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ याकूब, तूने बहुत, जैसे कहते हैं ना, तेरी ये जो भूखा गया तेरे घर से खाली, वो उसकी अगली रीजन भी सुन ले। तेरे घर में खाना सुबह तक बचा रहा,
उसको ना दिया। 12 बेटे भी भर के खा खू के पूरे कुंबे के बाद भी खाना बचा हुआ था सुबह, वो बचा हुआ खाना भी वबाल बन गया, उसका अगला रोजा रखना, फरियादें करना भी। अब ये 2 वबाल एक रोजेदार के हैं, जिसपे एक नबी को सालों रोना पड़ा, सालों। अब अल्लाह ताला ने वही की हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को और फरमाया कि याकूब, तूने जो बंदा मिस कर दिया है, ये मेरे गजब को तूने आवाज दे दी है, और अब फिर जो भी तेरे साथ होगा तुझे इस पे सब्र करना होगा। बता दिया, वही आ गई। ये उसी सुबह जब उठते हैं तो बेटा आके ख्वाब सुनाता है। अब इस वजह किसी ने सूरज यूसुफ में ये नहीं सोचा कि ये डरते क्यों थे, हजरत यूसुफ को भाइयों के साथ भेजने में रिलक्टेंट क्यों थे। वो रिलक्टेंट इसलिए थे कि हजरत यूसुफ को ख्वाब आ गया था। आप लोग देखते हैं ना कि वो, आप समझते हैं कि शायद नबी होने की बिशारत की वजह से भाई हसद करने लगेंगे इसलिए डरते थे, नहीं। जिस रात हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा था उसी रात हजरत याकूब को वही भी आ चुकी थी कि आप अपनी खैर मनाओ। इस वजह से जब उन्होंने सुबह को रिलेट किया तो उनको समझ आ गई कि यूसुफ की तरफ से मेरी आजमाइश शुरू है। इस वजह से भाइयों के साथ भेजने में रिलक्टेंट थे, इस वजह से डरते थे। तो ये डर एक नबी को इसलिए था, वो सूरत यूसुफ पढ़ेंगे तो आपको फिर अब समझ आएगी जो मैंने, कि उनको पता था कि क्या होना है, लेकिन वो नसीब को नहीं रोक सके, बेटे फिर भी ले गए। और बाद में वही किस्सा बहेड़िए वाला सब। सिर्फ आप लोगों को बताने का मकसद ये था, एक तो जिंदगी में एहतियात सीखें, 9 ड्रामेबाजों को खिला दें, कहीं एक जैन ना मिस हो जाए, बस एहतियात किया करें। दूसरा, और इससे सिर्फ सखावत ही बचा सकती है, सदके खैरात से आप डूब सकते हैं, सखावत का जज्बा बचाएगा आपको, वरना फिर याकूब वाला हाल हो सकता है। अब आ जाएं कि मेरा सिर्फ आज आप लोगों को ये बताने का मकसद ये था कि ये रिवायत बयान करना इसलिए जरूरी था कि एक भूखा रोजेदार भूखा रह जाने का और माल सुबह तक बच जाने का ये हाल था कि नबी को सालों रोना पड़ा। आपके फलस्तीन में हजारों शहीद कर दिए गए हैं और पूरा अरब साइलेंस है, साइलेंट। तो उसका आप खुद सोचें, इनको कितना अरसा रोना पड़ना है, और ये अंबिया की सरजमीन। अब समझ आइए कि क्यों अरब नहीं बचेंगे अब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या समझाया आपने, क्या तरीके से समझाया। नाज़रीन इजाजत दें, फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।